रेशमा कपूर। हम सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम इस टॉपिक को पढ़ रहे थे। इस टॉपिक में हमने हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल के बारे में पढ़ा है। हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल जो कि पेरेंटल सेल के जैसे काम करती है, बोन मेरो में जिसका डिफ्रेंशिएशन होता है, एंड हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल से डिफरेंट टाइप्स की ब्लड सेल्स बनती है। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज हम इसी के आगे डिफरेंट टाइप्स की इम्यून सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को पढ़ेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर आपका शॉर्ट नोट भी आ जाता है एंड लॉन्ग क्वेश्चन में भी सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम को पूछ लिया जाता है। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स ये हमारे इम्यून सिस्टम की ऐसी सेल्स होती है जिनके साइटोप्लाज्म में प्रोटीन्स वेसिकल्स मिलती हैं। ये स्पेशल टाइप की WBC हैं। इन WBC के साइटोप्लाज्म में प्रोटीन वेसिकल्स पाई जाती है। जब हम इन सेल्स को स्टेन करते हैं तो ये जो प्रोटीन वेसिकल्स होती है ये छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स या कणिकाओं के रूप में हमको दिखाई देती है। इसीलिए इस टाइप के जो WBC हैं उनको हम ग्रैनुलोसाइट्स या ग्रैनुलर WBC के नाम से जानते हैं। ग्रैनुलोसाइट्स के मेनली 4 टाइप्स होते हैं। 4 टाइप्स की ग्रैनुलोसाइट्स पाई जाती हैं। एक है न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड मास्ट सेल्स। सभी टाइप के ग्रैनुलोसाइट्स का डिफरेंशिएशन एक ही प्रोजेनाइटर ग्रैनुलोसाइट प्रोजेनाइटर से होता है। ग्रैनुलोसाइट प्रोजेनाइटर डिफरेंशिएट होगी और चारों टाइप्स के ग्रैनुलोसाइट्स को बना लेती है। इनके डिफरेंशिएशन के लिए GCSF फैक्टर ये जरूरी होता है। ग्रैनुलोसाइट में फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स ये हमारी WBC की ऐसी सेल्स हैं जो कि ब्लड में RBC के बाद में सबसे ज़्यादा नंबर में पाई जाती हैं। मोस्ट अबंडेंट WBC न्यूट्रोफिल्स होती हैं। मोस्ट अबंडेंट फैगोसाइटिक करने वाली सेल्स न्यूट्रोफिल्स होती हैं। इनका नंबर 1 माइक्रोलीटर ब्लड में करीब 3.1 to 5.1 इंटू 10⁻³ होता है, जो कि इन्फेक्शन के समय और बढ़ जाता है। ये सेल्स बोन मेरो में डिफरेंशिएट होती हैं। बोन मेरो में बनने के बाद ये सेल्स सीधे ही ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर दी जाती हैं। ब्लड के द्वारा ही न्यूट्रोफिल्स बॉडी में सभी टाइप्स के टिश्यूज में, सभी ऑर्गन्स में पहुंच जाती हैं। न्यूट्रोफिल्स ये जो सेल्स होती हैं, इन सेल्स का शेप इरेगुलर होता है। इसके साथ ही इनका जो न्यूक्लियस होता है इन सेल्स का, न्यूक्लियस भी सिंपल ओवेल या राउंड शेप का नहीं होता। न्यूक्लियस में इस तरह से लोब्स दिखाई देते हैं। लोब्स का नंबर 2 to 5 हो सकता है। तो इस तरह से जो इनका न्यूक्लियस होता है वो मल्टी लोब्ड होता है। मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है। मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस में इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। ऐसी सेल्स जिनमें मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होता है उन सेल्स को हम पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स PMN सेल्स कहते हैं। इनको हम PMNL के नाम से भी जानते हैं, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। WBC में मेनली 3 टाइप्स की WBC है जो कि पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स के नाम से जानी जाती हैं। न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स। इन तीनों सेल्स का जो न्यूक्लियस होता है वो लोब्ड होता है। इसके साथ ही इन सेल्स के साइटोप्लाज्म में प्रोटीन्स के वेसिकल्स मिलते हैं। ये जो प्रोटीन के वेसिकल्स होते हैं, इन प्रोटीन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। प्रोटीन्स पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन भी पाए जाते हैं एंड नेगेटिव चार्ज प्रोटीन भी पाए जाते हैं। नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन भी पाए जाते हैं। ऐसे प्रोटीन जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है ये प्रोटीन बेसिक नेचर के होते हैं, और ऐसे प्रोटीन जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ये प्रोटीन एसिडिक नेचर के होते हैं। तो ऐसे प्रोटीन जो कि बेसिक नेचर से हैं ये एसिडिक डाई से स्टेन ले लेंगे, लाइक इओसिन। इओसिन से जब हम इन सेल्स को स्टेन करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन इओसिन का स्टेन ले लेते हैं, और माइक्रोस्कोप में ये प्रोटीन वेसिकल्स हमको रेड कलर के ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में दिखाई देते हैं। ऐसे प्रोटीन जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जो एसिडिक नेचर के होते हैं,
ये प्रोटीन बेसिक डाई का स्टेन लेते हैं लाइक हिमेटोजाइलिन। हिमेटोजाइलिन से जब हम इन सेल्स को स्टेन करेंगे तो एसिडिक प्रोटीन्स जो होते हैं ये हिमेटोजाइलिन का स्टेन ले लेंगे एंड माइक्रोस्कोप में ये प्रोटीन वेसिकल्स हमको ब्लू कलर की ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में दिखाई देंगे। तो इस तरह से ये जो सेल्स होती हैं ये दोनों टाइप की डाई से स्टेन हो जाती हैं। दोनों टाइप की डाई से स्टेन होने के कारण ही इनका नाम न्यूट्रोफिल्स रखा गया है। न्यूट्रोफिल्स ये ऐसी सेल्स हैं जो कि इन्फेक्शियस साइट पर सबसे पहले पहुंचती हैं। जब भी बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो इन्फ्लेमेटरी साइट्स पर, इन्फेक्शन साइट पर जो सबसे पहले सेल्स पहुंचती हैं वो न्यूट्रोफिल्स होती हैं। न्यूट्रोफिल्स सबसे ज़्यादा नंबर में पहुंचने वाली सेल्स भी हैं क्योंकि ब्लड में सबसे ज़्यादा नंबर में जो WBC पाई जाती है वो न्यूट्रोफिल्स होती है। जैसे ही कोई पैथोजन बॉडी में एंटर करता है, ठीक है, जैसे ये कोई पैथोजन है ये बॉडी में एंटर करेगा, इस पैथोजन के द्वारा कीमोकाइंस रिलीज होते हैं। कीमोकाइन से सिग्नल मिलने के बाद ये सेल्स ब्लड स्ट्रीम को छोड़ देती हैं एंड इन्फेक्शियस साइट पर चली जाती हैं। इन सेल्स की सरफेस पर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं लाइक TLR इन सेल्स की सरफेस पर प्रेजेंट होता है। ऐसी सेल्स जो कि TLR के द्वारा पैथोजन को रिकॉग्नाइज करती हैं, उन सेल्स की स्पेसिफिसिटी ब्रॉड होती है। ब्रॉड स्पेसिफिसिटी के कारण ये जो सेल्स होती हैं ये ऑटो इम्यूनिटी से रिलेटेड नहीं है, मीन्स ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या ऑटो इम्यून डिजीज को कॉज नहीं करती। ये जो सेल्स होती हैं अपने रिकॉग्निशन रिसेप्टर PRR के द्वारा पैथोजन के पैम्प रीजन को पहचान लेती हैं, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। तो अपने PRR के द्वारा ये पैम्प रीजन को पहचान लेती है, पैथोजन के साथ में इंटरैक्ट कर लेती हैं एंड पैथोजन को फैगोसाइटोसिस के द्वारा किल करती हैं। पैथोजन को किल करने के लिए ये डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स भी रिलीज करती हैं, लाइक डिफेंसिन रिलीज करती हैं, कुछ एंजाइम्स जैसे कि प्रोटीएज है उसको रिलीज करती हैं, लाइसोजाइम्स रिलीज करके ये बैक्टीरियल पैथोजन को किल करती हैं। तो इस तरह से जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं ये ऐसी WBC सेल्स हैं जो कि इन्फेक्शन होने पर इन्फ्लामेटरी साइट पर सबसे पहले सबसे ज़्यादा नंबर पे ये सेल्स पहुंचती हैं। ये सेल्स अपने रिसेप्टर्स के द्वारा पैथोजन के पैम्प रीजन को पहचान लेती हैं। ये जो पैम्प रीजन होते हैं, जो स्पेशल टाइप के मॉलिक्यूलर पैटर्न्स हैं, ये पैथोजन की सरफेस पर ही पाए जाते हैं। होस्ट सेल्स की सरफेस पर ये पैटर्न्स नहीं मिलते, इसलिए इन सेल्स के द्वारा पैथोजन को रिकॉग्नाइज करने में कोई गड़बड़ नहीं होती। इसलिए ये जो सेल्स होती हैं ये ऑटो इम्यून डिजीज से रिलेटेड नहीं होती। ग्रेनुलोसाइट में सेकेंड टाइप की जो हम सेल्स पढ़ने जा रहे हैं वो है इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स इनको भी PMNL पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स या पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स के नाम से जाना जाता है। इनका जो न्यूक्लियस होता है इनके न्यूक्लियस में भी लोब्स मिलते हैं। लोब्स का नंबर 2 से 3 होता है। साथ ही इनके साइटोप्लाज्म में प्रोटीन्स के वेसिकल्स पाए जाते हैं। ये जो सेल्स होती हैं ये इओसिन लवर होती हैं, इओसिन से ये स्टेन्ड हो जाती हैं। इसलिए जब हम इन सेल्स को इओसिन से स्टेन करते हैं तो इसके जो प्रोटीन वेसिकल्स होते हैं ये रेड कलर के ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में माइक्रोस्कोप में हमारे को दिखाई देते हैं। ये जो सेल्स होती है इनका नंबर ब्लड में कम होता है, ये मेनली 2 to 3% ही ब्लड में पाई जाती हैं। न्यूट्रोफिल्स के कंपैरिजन में इनका नंबर काफ़ी कम होता है। लेकिन ये देखा गया है कि जब पैरासाइट का इन्फेक्शन होता है तो उस समय इन सेल्स का नंबर सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि इओसिनोफिल्स ये एंटी पैरासिटिक सेल्स हैं। पैरासाइट को किल करने में मेनली जो सेल्स काम में आती है, जो WBC काम में आती है, वो इओसिनोफिल होती है। जैसे ही कोई पैरासाइट एंटर करता है, पैरासाइट मेनली हम यूकैरियोटिक पैथोजन के लिए काम में लेते हैं। कोई भी यूकैरियोटिक पैथोजन लाइक कोई भी वर्म हो गया, कोई प्लेटीहेलमिन्थेस है, कोई एस्टेरीज है या कोई निमेटोड है, कोई भी वर्म है, कोई टेप वर्म है, तो पैरासाइट के अगेंस्ट जो सेल्स हमारी काम करेंगी वो इओसिनोफिल होती हैं। ये जो सेल्स होती हैं ये पैरासाइट्स को डायरेक्टली फैगोसाइटोसिस के द्वारा किल नहीं करती, क्योंकि पैरासाइट का साइज जो है वो सेल्स के कंपैरिजन में बड़ा होता है।
तो इसलिए ये पैरासाइट को डायरेक्ट एंगल्फ करके किल नहीं कर सकती। ये जो सेल्स होती हैं पैरासाइट्स के ऊपर कुछ स्पेशल टाइप्स के प्रोटीन्स को रिलीज करती हैं। परफोरिन को रिलीज करती है मेनली ये। परफोरिन क्या करता है, इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर इस तरह से पोर क्रिएट कर देता है। तो ये पोर परफॉर्मिंग प्रोटीन होता है। इस तरह से इनकी जो सरफेस होती है उसमें होल्स बन जाते हैं। साथ ही इन सेल्स के द्वारा कुछ और स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स रिलीज किए जाते हैं, लाइक ग्रेनाजाइम रिलीज होता है। ग्रेनाजाइम इन पोर्स के द्वारा एंटर करता है। एंटर करने के बाद ये सेल में मिलने वाले प्रोटीन्स हैं, डीएनए हैं, कुछ और बायोमोलिक्यूल्स हैं जो कि जरूरी होते हैं सेल के लिए, उनका डिग्रेडेशन करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से बायोमोलिक्यूल्स के डिग्रेड होने से पैरासाइट धीरे धीरे छोटे छोटे सेगमेंट्स में टूट जाता है। तो इस तरह से पैरासाइट का फ्रेगमेंटेशन हो जाता है। देन इन फ्रेगमेंट्स को ये फैगोसाइटोसिस के द्वारा किल कर देती हैं। इसी के साथ इन्फेक्शियस साइट पर कुछ और डिफरेंट टाइप्स की न्यूट्रोफिल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, वो भी आ जाती हैं एंड इन पैरासाइट्स के सेगमेंट्स को, इनके टूटे हुए जो पीसेस हैं उनको ये फैगोसाइटोसिस के द्वारा किल कर लेती हैं। तो इस तरह से जो इओसिनोफिल्स होती है ये मेनली पैरासाइट के ऊपर काम करती हैं। थर्ड टाइप की हमारी ग्रैनुलोसाइट है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स को भी हम पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स या पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स कहते हैं, क्योंकि इनका जो न्यूक्लियस होता है इसके न्यूक्लियस में भी लोब्स पाए जाते हैं। इसके साथ ही जो इसके प्रोटीन वेसिकल्स होते हैं, ये प्रोटीन वेसिकल्स बेसिक डाई से स्टेन होते हैं, इसीलिए इनका जो नाम है बेसोफिल रखा गया है। जब इन सेल्स को हम हिमेटोजाइलिन से स्टेन करते हैं तो हिमेटोजाइलिन से स्टेन करने पर ये जो सेल्स के ये जो प्रोटीन वेसिकल्स हैं, ये प्रोटीन वेसिकल्स ब्लू कलर के ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में हमारे को दिखाई देते हैं। बेसोफिल्स इनका नंबर सेल्स में काफ़ी कम मिलता है। सबसे कम नंबर में मिलने वाली जो WBC होती हैं वो बेसोफिल होती हैं। इनका नंबर ब्लड में 1% से भी कम पाया जाता है। ये जो सेल्स हैं ये नॉन फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं। इनका काम फैगोसाइटोसिस करने का नहीं होता, ये मेनली अलार्मिंग सेल्स हैं। ये अलार्म देने का काम करती हैं। जैसे ही कोई पैथोजन बॉडी में एंटर करता है तो ये अदर सेल्स को अलार्म देना शुरू कर देती हैं। अदर सेल्स को ये इन्फेक्शियस साइट पर बुलाने का काम करती हैं। इसके लिए क्या करती हैं, ये जो सेल्स हैं ये इन्फेक्शियस साइट पर जाती हैं एंड हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड प्रोस्टासाइक्लिन्स इन केमिकल्स को रिलीज करती है। इन केमिकल्स से क्या होता है, इन्फेक्शियस साइट पर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जनरेट होता है, जिससे कि इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन के मेनली 4 साइंस होते हैं। फर्स्ट है स्वेलिंग, सेकंड है रेडनेस, थर्ड है हीट एंड फोर्थ है पेन। ये 4 साइंस है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के, इन्फ्लामेशन के। इन केमिकल से क्या होता है, इन्फेक्शियस साइट पर डिफरेंट टाइप्स की हमारी WBC पहुंचती हैं, B सेल्स पहुंचती हैं, T सेल्स पहुंचती हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज बहुत ज़्यादा होने लगते हैं, जिससे वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है। RBC भी काफ़ी नंबर में आ जाती है, क्योंकि WBC RE मीन्स ब्लड आ रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर RBC भी ज़्यादा पहुँच जाती है और वहाँ पर रेडनेस हो जाती है। अलग अलग सेल्स के पहुँचने के कारण हीट जनरेट होती है और इसके साथ ही पेन होता है। इस तरह से ये जो सेल्स होती हैं, ये सेल्स इन्फ्लामेशन को जनरेट करके डिफरेंट टाइप्स की सेल्स को अलार्म देती हैं, डिफरेंट टाइप्स की सेल्स को इन्फेक्शियस साइट पर बुलाती हैं। इन सेल्स की सरफेस पर IgE के लिए IG एप्सिलॉन रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। इम्यूनोग्लोबिन IgE के अगेंस्ट इन सेल के ऊपर IgE एप्सिलॉन रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। तो जब भी IgE एंटीबॉडी किसी एंटीजन को लेकर आती है तो ये क्या करते हैं, इन रिसेप्टर्स के द्वारा IgE इनसे बाइंड हो जाती है, ठीक है। ये है IgE एप्सिलॉन रिसेप्टर। इसके द्वारा IgE एंटीबॉडी जो कि एंटीजन को लेकर आ रही है, इसके साथ में बाइंड हो जाती है।
ये जो एंटीजन होता है जो कि IgE पर प्रेजेंट है, अगर ये एंटीजन क्रॉस लिंक कर लेता है तो क्रॉस लिंक से क्या होता है, इन सेल्स की सेंसिटिविटी और बढ़ जाती है, जिससे कि और ज़्यादा ये इन्फ्लामेशन को जनरेट करती हैं। तो ये जो सेल्स होती हैं ये मेनली IgE मीडिएटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स को जनरेट करती हैं। IgE मीडिएटेड इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ये जो सेल्स होती हैं ये पैथोजन के लिए बहुत सेंसिटिव होती हैं। इनकी जो सेंसिटिविटी है वो हमारी इम्यूनिटी के लिए अच्छी है, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी पैथोजन को पहचान कर दूसरी सेल्स को पैथोजन को किल करने के लिए अलार्म देना शुरू कर देती हैं। लेकिन अगर ये सेल्स हाईली सेंसिटिव हो जाए, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाए, बार बार ये अपनी सेंसिटिविटी को दिखाएं, तो ये हमारी इम्यूनिटी के लिए हार्मफुल हो जाता है। ये सेल्स किसी भी पार्टिकल्स के अंदर आने पर अगर सेंसिटिव होना स्टार्ट हो जाए, जैसे कि मान लो हम मॉर्निंग वॉक पर जा रहे हैं और हमारे अंदर हमारी बॉडी में कोई पोलन ग्रेन चला गया, या फिर किसी बीमारी के लिए हमने कोई ड्रग को लिया है, तो इस ड्रग के मॉलिक्यूल को भी ये ऐसे एंटीजन अगर पहचानना शुरू कर दें, तो ये बार बार क्या करती हैं, ऐसे पार्टिकल्स जो कि हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते, उन पार्टिकल्स के लिए भी ये सेल्स सेंसिटिविटी को दिखाती है। इसे हम कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। तो जब ये हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स को जनरेट करना शुरू कर देती हैं, तो इसके कारण क्या होता है, इन्फ्लामेशन बार बार होने लगता है और हमारी अपनी ही बॉडी की सेल्स डैमेज होने लग जाती हैं, क्योंकि इनके इन्फ्लामेशन से उस साइट पर अलग अलग टाइप्स की WBC हैं, B सेल्स हैं, T सेल्स से वो पहुंचेगी और वो आकर जब उनको कोई पैथोजन नहीं मिलेगा, कोई उनको एंटीजन नहीं मिलेगा, तो वो वहाँ पर आकर हमारी ही बॉडी की सेल्स को, टिश्यूज को डैमेज करना स्टार्ट कर देती हैं। तो इस तरह से अगर ये हाइपर सेंसिटिव हो जाती है तो हमारी इम्यूनिटी के लिए ये हार्मफुल हो जाती है। इनसे बार बार इन्फ्लामेशन जनरेट होता है और इसी को हम एलर्जिक रिस्पॉन्स कहते हैं। ठीक है, इसी को हम एलर्जी कहते हैं। इनसे जो एलर्जी होती है वो सिस्टेमिक एलर्जी होती है, मीन्स एलर्जिक रिस्पॉन्स, इसके जो साइंस होते हैं वो पूरी बॉडी पे दिखाई देते हैं, तो उस टाइप की एलर्जी को हम सिस्टेमिक एलर्जी कहते हैं। मेनली ये जो सेल्स होती हैं IgE एंटीबॉडी मीडिएट एलर्जिक रिस्पॉन्स को देती हैं, क्योंकि इनके ऊपर IgE के लिए IgE एप्सिलॉन रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टाइप की हमारी ग्रैनुलोसाइट है मास्ट सेल्स। मास्ट सेल्स ये टिश्यू स्पेसिस में मिलती हैं। ये भी अलार्मिंग सेल्स होती हैं। इनका काम भी इन्फ्लामेटरी अलार्म देने का होता है। ये सेल्स अपने रिसेप्टर के द्वारा जब एलर्जन को रिकॉग्नाइज कर लेती हैं तो इनसे भी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जनरेट होता है। इन सेल्स की सरफेस पर IgE के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। मेनली इनके सरफेस पर IgE एप्सिलॉन FCR रीजन पाया जाता है। इस रिसेप्टर को एंटीबॉडी जब रिकॉग्नाइज कर लेती है, एंटीबॉडी IgE यहाँ पर आकर इससे इंटरेक्ट कर लेती है। अगर इस एंटीबॉडी पर जो एंटीजन होता है ये क्रॉस लिंक कर लेता है तो इससे हाइपर रिस्पॉन्स जनरेट होता है। तो इस तरह से मास्ट सेल्स IgE मीडिएटेड एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इससे जो एलर्जी होती है वो मेनली लोकल एलर्जी होती है। इस टाइप की एलर्जी को हम लोकल एलर्जी कहते हैं, क्योंकि मास्ट सेल्स टिश्यू स्पेसिस में पाई जाती हैं। ठीक है, तो जिस टिश्यू में या जिस ऑर्गन में ये मास्ट सेल्स इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को जनरेट करेंगी, उसी पर्टिकुलर टिश्यू या ऑर्गन में एलर्जिक रिस्पॉन्स हमारे को दिखाई देंगे। जबकि जो बेसोफिल्स होती हैं जो कि ब्लड में पाई जाती हैं, ये पूरे बॉडी में ही इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को जनरेट करती हैं। इसलिए बेसोफिल से जो एलर्जिक रिस्पॉन्स होते हैं उनको हम सिस्टेमिक एलर्जी कहते हैं। नेक्स्ट टाइप का हमारी जो इम्यून सेल्स हैं वो है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स इनके साइटोप्लाज्म में प्रोटीन्स के वेसिकल्स नहीं मिलते, इसलिए इन सेल्स को हम नॉन ग्रैनुलोसाइट्स या अग्रैनुलोसाइट्स भी कहते हैं। ये जो सेल्स होती हैं इनका डिफरेंशिएशन भी बोन मैरो में होता है। मोनोसाइट्स के डिफरेंशिएशन के लिए MCSF फैक्टर ये जरूरी होता है। ये जो सेल्स हैं बोन मैरो में डिफरेंशिएट होने के बाद सीधे ही ब्लड में रिलीज कर दी जाती है। ये है बोन मैरो। बोन मैरो से डिफरेंशिएट होकर ये सीधे ही ब्लड में आ जाती हैं। इन सेल्स का साइज जब ये बोन मैरो से डिफरेंशिएट होती हैं छोटा होता है।
इनका अंदर एक छोटा न्यूक्लियस पाया जाता है। जैसे जैसे ये ब्लड स्ट्रीम में माइग्रेट करती हैं, जैसे जैसे ये डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन हैं, इसमें से गुजरती हैं, तो ये सेल्स उन ऑर्गन्स में, उन टिश्यू में एंटर कर जाती हैं। जैसे कि कुछ सेल्स जो कि लीवर से गुजर रही होंगी वो लीवर में चली जाएंगी, कुछ सेल किडनी में चली जाएंगी, ठीक है। इसी तरह कुछ सेल्स लंग्स में चली जाएंगी। तो ये जब डिफरेंट टाइप के टिश्यू से, ऑर्गन से गुजरती हैं, तो उन सेल्स, ये जो सेल्स होती हैं वो उन टिश्यूज़ में चली जाती हैं और यहाँ पर जाकर इनका डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन में इन सेल्स का साइज बढ़ जाता है, काफ़ी बड़ी सी हो जाती हैं, इनका न्यूक्लियस का साइज भी बढ़ जाता है और इन सेल्स को अब हम मैक्रोफेजेस कहते हैं, ठीक है। ये अब मैक्रोफेजेस कहलाती हैं। तो मैक्रोफेजेस एक तरह से मोनोसाइट से ही बनती हैं। मोनोसाइट्स मैक्रोफेजेस की प्रीकर्सर सेल्स के नाम से भी जानी जाती हैं। बनती कैसे हैं ये? मोनोसाइट्स बोन मैरो में डिफ्रेंशिएट हो रही हैं, डिफ्रेंशिएट होकर ये ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हो रही हैं। जैसे जैसे ये अलग अलग ऑर्गन से गुजरेंगी, ये ब्लड स्ट्रीम को छोड़ते हुए उन ऑर्गन्स के टिश्यू में एंटर कर जाती हैं। टिश्यू में एंटर करने के बाद इन सेल्स में डिफरेंशिएशन होता है, कुछ चेंजेस होते हैं एंड चेंजेस होने के बाद में ये मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाती हैं। मैक्रोफेजेस का साइज जो है काफ़ी बड़ा होता है, न्यूक्लियस का साइज भी काफ़ी बड़ा होता है। मैक्रोफेजेस ये इम्पॉर्टेंट फैगोसाइटिक करने वाली सेल्स होती हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैगोसाइटिक करने वाली सेल्स हैं। इसके साथ ही मैक्रोफेजेस को हम अलग अलग नाम से जानते हैं, जो कि डिपेंड करता है ये कौन से टाइप्स की ऑर्गन्स में, कौन से टाइप के टिश्यूज़ में पाई जा रही हैं। जैसे कि कुफर सेल्स, ये मिलती हैं लीवर में, बोन्स में मिलने वाली ऑस्टियोक्लास्ट हैं। मीजेंग्लियल किडनी में, ब्रेन में मिलने वाली मीजोग्लियल सेल्स, लंग्स में मिलने वाली एल्वियोलर, कनेक्टिव टिश्यूज़ में मिलने वाली हिस्टोसाइट्स हैं। स्किन एंड म्यूकस लाइनिंग में लेगरहैन सेल्स एंड हॉफबोर सेल्स प्लेजेंटा में। तो इस तरह से मैक्रोफेजेस के अलग अलग नाम दिए गए हैं, जो कि डिपेंड करते हैं किस साइट पर ये मैक्रोफेजेस पाई जा रही हैं। मैक्रोफेजेस पैथोजन को फैगोसाइटोसिस के द्वारा किल करती हैं। टिश्यू स्पेसेस में इंपॉर्टेंट फैगोसाइटिक करने वाली सेल्स होती हैं। इसी के साथ में मैक्रोफेजेस प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी होती हैं। डेंड्राइटिक सेल्स एंड बी सेल्स की तरह ये भी पैथोजन को अपनी MHC क्लास 2 पर रखती हैं। ऐसी कोई भी सेल्स जो कि MHC क्लास 2 पर एंटीजन को प्रेजेंट कर सकता है, उसको हम प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कहते हैं। MHC क्लास 2 का इंटरेक्शन टी हेल्पर सेल्स के साथ में होता है, इसलिए ये MHC क्लास 2 को एंटीजन को प्रेजेंट करती है टी हेल्पर सेल्स को। मैक्रोफेजेस की सरफेस पर पैथोजन को पहचानने के लिए रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। अपने PRR रिसेप्टर से ये पैथोजन को रिकॉग्नाइज कर लेती हैं, पैथोजन को ये एंगल्फ करती हैं, जिससे फैगोसोम्स बनता है। फैगोसोम्स का आगे फिर प्रोसेसिंग होती है। पैथोजन छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक किया जाता है। इसी के साथ पैथोजन का कोई मॉलिक्यूल, कोई एंटीजन, इसको ये रिप्रेजेंट करते हैं MHC क्लास 2 पर। MHC क्लास 2 का इंटरेक्शन टी हेल्पर सेल्स से होता है। टी हेल्पर सेल्स को एंटीजन को दिखाने के लिए ये जो सेल्स होती हैं, ये टी हेल्पर सेल्स के पास भी नहीं जाती, ये वही इन्फेक्शियस साइट पर बनी रहती है। अगर वहाँ पर आसपास में कोई टी हेल्पर सेल्स आ जाती हैं तो उसको ये एंटीजन को दिखा देती हैं। टी हेल्पर सेल्स के पास में एंटीजन को पहचानने के लिए TCR होता है, टी सेल रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। साथ ही ये जो टी हेल्पर सेल्स होती हैं ये CD4 रखती हैं। CD4 एंड TCR के द्वारा ये एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लेती हैं। इससे ये जो टी हेल्पर सेल्स होती हैं ये एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये टी हेल्पर सेल्स अब एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल्स बन गई। एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल्स, इनसे AMI एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स एंड CMI ये जनरेट होती हैं। किस तरह से एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल्स AMI एंड CMI को जनरेट करती है, इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
CMI अगेन फेगोसाइटोसिस करने वाली सेल्स को सिग्नल भेजेंगी, जिससे कि इन्फेक्शियस साइट पर और ज़्यादा नंबर में मैक्रोफेजेस से और ज़्यादा नंबर में न्यूट्रोफिल्स जाएंगे। तो इस तरह से मैक्रोफेजेस भी एंटीजन को प्रेजेंट करके टी हेल्पर सेल्स को एक्टिवेट कर सकती है। जहाँ ये इनेट इम्यूनिटी की तो इम्पॉर्टेंट सेल है ही सही, वहीं दूसरी तरफ मैक्रोफेजेस एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए भी टी हेल्पर सेल्स को एक्टिवेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डेंड्राइटिक सेल्स के बारे में। डेंड्राइटिक सेल्स भी प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है। इन सेल के पास में भी MHC क्लास 2 होता है। MHC क्लास 2 पर ये एंटीजन को प्रेजेंट करती हैं। MHC क्लास 2 का इंटरेक्शन टी हेल्पर सेल से होता है। ये जो सेल्स होती हैं ये मेजर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है। प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी हैं, लेकिन ये एंटीजन को प्रेजेंट करने वाली मेजर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं। मैक्रोफेजेस एंड डेंड्राइटिक सेल्स में ये डिफरेंस होता है कि मैक्रोफेजेस को अपना काम करने के लिए एक्टिवेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन ये जो डेंड्राइटिक सेल्स होती हैं एंटीजन को प्रेजेंट करने के लिए ये हमेशा ही एक्टिवेटेड रहती है। इनको किसी भी तरह के एक्टिवेशन की नीड नहीं होती। इसके साथ ही जो मैक्रोफेजेस होती हैं ये अपने इन्फेक्शियस साइट पर ही पड़ी रहती हैं, वहीं पर एंटीजन को लेकर ही रहती है। अगर इनके पास में कोई टी हेल्पर सेल आता है तो टी हेल्पर सेल्स तब इन एंटीजन को पहचानता है। लेकिन जो डेंड्राइटिक सेल्स होती हैं ये एंटीजन को लेकर लिम्फेटिक वेसल्स के द्वारा लिम्फ नोड्स तक जाती हैं, जहां पर टी हेल्पर सेल्स पाई जाती हैं। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है। इसलिए एंटीजन को प्रेजेंट करने के लिए जो मेनली प्रोफेशनल मेजर सेल्स होती हैं वो डेंड्राइटिक सेल्स होती हैं। डेंड्राइटिक सेल्स का ओरिजिन दो डिफरेंट पाथवे से होता है। डेंड्राइटिक सेल्स का ओरिजिन लिम्फोइड प्रोजेनाइटर से भी होता है। लिम्फोइड प्रोजेनाइटर से भी डेंड्राइटिक सेल्स बनती हैं एंड माइलोइड प्रोजेनाइटर से भी डेंड्राइटिक सेल्स का डिफरेंशिएशन होता है। स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हम इन टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं। सेल्स के द्वारा किस तरह से डिफरेंशिएशन हो रहा है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां पर जाकर आसानी से डिटेल में डिफरेंशिएशन को पढ़ सकते हैं। लिम्फोइड प्रोजेनाइटर से दो टाइप्स की डेंड्राइटिक सेल्स बनती हैं। मेनली ये किस तरह के टिश्यूज में कहाँ पर जाकर ये डेंड्राइटिक सेल्स अपना काम करेंगी, उसके बेसिस पर लिम्फोइड प्रोजेनाइटर से दो टाइप्स की डेंड्राइटिक सेल्स बनती है। ऐसी डेंड्राइटिक सेल्स जो कि स्किन में जाकर एक्टिवेट होती है, स्किन में जाकर अपना काम करती हैं, उनको हम लैंगरहैंस डेंड्राइटिक सेल्स कहते हैं। ये सेल्स स्किन में जाकर अपना काम करती हैं। और ऐसी डेंड्राइटिक सेल्स जो कि टिश्यू स्पेसेस में अपना काम करती है, इनको हम इंटरस्टिशियल डेंड्राइटिक सेल्स कहते हैं। ये टिश्यू स्पेसेस में जाती हैं। टिश्यू स्पेसेस में डेंड्राइटिक सेल चाहे किसी भी प्रोजेनाइटर से डिफरेंशिएट हो, कहीं पर भी जाकर अपना काम करे, इसका जो काम करने का तरीका होता है वो सेम होता है। जैसे ही कोई पैथोजन बॉडी में एंटर करता है, पैथोजन सबसे पहले एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में डेंड्राइटिक सेल को रिक्रूट किया गया है। डेंड्राइटिक सेल्स एक्टिवेटेड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती है। इनको एंटीजन को प्रेजेंट करने के लिए किसी एक्टिवेशन की नीड नहीं होती। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है इस टाइप से होती है। इनकी सरफेस पर ऐसे प्रोजेक्शंस मिलते हैं जिनसे इनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अपने रिकॉग्निशन रिसेप्टर PRR के द्वारा ये एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लेती है। एंटीजन को रिकॉग्नाइज करके फैगोसाइटोसिस के द्वारा एंटीजन को एंगल्फ कर लेती हैं। इसी के साथ जैसे ही एंटीजन इनके बॉडी में आ जाता है, सेल्स के अंदर आ जाता है, इसकी प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो जाती है, जिसमें एंटीजन ऐसे छोटे छोटे पीसेस में तोड़ा जाता है। इसी के साथ ये एंटीजन को अपने MHC क्लास 2 पर प्रेजेंट करती हैं। MHC क्लास 2 पर लेकर जाने के कारण ही इनको हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कहते हैं। ये जो सेल्स होती हैं, ये जो काम हो रहा है ये किसी एक जगह पर स्टेबल होकर नहीं हो रहा। इसी के साथ में ये माइग्रेट भी करती है, लिम्फेटिक वेसल्स में चली जाती हैं। लिम्फेटिक वेसल में ये सेल्स एंटीजन को लेकर एंटर कर जाती हैं।
एंड लिम्फेटिक वेसल्स के द्वारा अपने आसपास के किसी लिम्फ नोड एरिया में जहां पर इनको बी सेल्स, टी सेल मिलेंगी, वहां पर ये सेल्स चली जाती हैं। यहाँ पर बी सेल्स हैं, टी सेल्स हैं। लिम्फ नोड में जाकर ये सेल्स एंटीजन को टी सेल्स को दिखाती हैं। टी हेल्पर सेल्स एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लेती हैं। इनके पास में टी सेल रिसेप्टर TCR प्रेजेंट होता है। इसके साथ ही CD4 इन सेल्स के ऊपर पाया जाता है। तो इस तरह से CD4 एंड टी सेल रिसेप्टर के द्वारा ये एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लेती हैं एंड टी हेल्पर सेल्स अब एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल्स ये आगे जाकर CMI एंड AMI को जनरेट करेंगी। इनसे CMI सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी ये जनरेट होगी। तो इस तरह से डेंड्राइटिक सेल्स एक्वायर्ड इम्यूनिटी को जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। मेजरली एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं। डेंड्राइटिक सेल्स तो और टाइप की भी मिलती हैं, प्लाज्मोसाइटोइड डेंड्राइटिक सेल्स एंड फॉलिक्यूलर डेंड्राइटिक सेल्स। प्लाज्मोसाइटोइड डेंड्राइटिक सेल्स वो होती हैं जो कि वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को रिकॉग्नाइज करती हैं एंड फॉलिक्यूलर डेंड्राइटिक सेल्स ये एंटीजन को प्रेजेंट नहीं करती हैं। ये जो डेंड्राइटिक सेल्स होती हैं ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में बी सेल्स को हेल्प करती हैं एंटीजन को पहचानने में, एंटीजन के अगेंस्ट बी सेल्स को एंटीबॉडी को सीक्रेट करने में ये हेल्प करती हैं। आज की क्लास में स्टूडेंट्स हमने ग्रैनुलोसाइट, नॉन ग्रैनुलोसाइट एंड डेंड्राइटिक सेल्स, इन सेल्स के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखे। इन सेल्स के द्वारा किस तरह से इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट होता है इसको पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम लिम्फोइड ओरिजिन की इम्यून सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। टॉपिक के रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है। मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।